Hello and welcome all in another session of revision of cash flow statement. Many company secretary students have a such type of mindset. Okay, since we are doing company secretary, we are law focused. So typical type of accounting problems and cash flow problems cannot be there with us. Since we are company secretary, so we should have a simple accounting problems. But let me tell you, this is one of the cash flow statement problem which has appeared in CS June 2004 syllabus exam. Okay, a fabulous sum means the person or a student who might have studied, that journal entry like a double entry system, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पढ़ाई किया रहेगा एडवोकेट, ये सम वही कर सकता है जो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कंसेप्ट क्लियर है, वही बंदा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कर सकता है. एंड दिस वाज नाइदर आस्क्ड इन सीएस, सॉरी, नाइदर आस्क्ड इन सीए नॉट सीएमए, बट इट वाज आस्क्ड इन कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन. ओके, फैबुलस क्वेश्चन. ओके, क्या दिया है उन्होंने, सब चीज एडजस्टमेंट फॉर्मेट में दी है. मैंने जो स्टार्टिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बोला था, इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या डेटा चाहिए, 2 consecutive years बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट. यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है और आपको बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए. अभी मुझे कैसा पता चलेगा कि डायरेक्ट मेथड से बनेगा कि इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा? डायरेक्ट मेथड से बनेगा कि इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा? चलो, ये कौन से मेथड से करेगा, बोलो भाई. सब में आए. ये प्लीज. सर यहाँ पे 2 years की बैलेंसेस नहीं दिए, तो वी कांट कंपेयर, सो इट इज डायरेक्ट मेथड, आई थिंक सो. आई एम सॉरी, पार्डन मी, क्योंकि 2 साल की बैलेंस शीट नहीं दी है इसलिए आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे, राइट? यस सर. ओके ओके, एनी मोर आंसर्स? सुमंत, अमित, अरे अकाउंटिंग बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स, बैफ जैसा कोर्स किया आपने, ग्रेजुएट हो चुके हो अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो आप लोग. चलो आंसर तो दो इतना. तो क्या सोच रहा है? ओके, अमित हैज आल्सो सेड सर डायरेक्ट, and Sumant is saying you are thinking about it. Very nice. Sumant is also saying direct. Okay, तो बाकी के लोग, आकाश is not saying anything. Anyways, रुचि बोलो भाई यार, तुम लोग हाउ यू, मुझे क्यों एक एक को ऐसा पूछना पड़ता है, हिलाना पड़ता है? अरे बोल बोल बोल, बोलने का. Okay, the right answer is indirect. Right answer is indirect. कैसे पता चला? सर नेट प्रॉफिट दिया है. ओके, फिर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसा वो डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है, ये सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में ही आता है. तो नेट प्रॉफिट दिया है, इंक्रीज इन
यू नो वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंस, ये दो चीज से मुझे पता चला कि ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। ओके यस, थोड़ा 5 मिनट सोचो, मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। Net profit, dividend paid, provision for tax, income tax paid, loss on sale of asset, book value of asset sold, depreciation charge, profit on sale of investment, value of investment sold, income in interest income on investment, interest expenses, interest paid during the year. 1 second, please. Then purchase of fixed asset, investment in joint venture, expenditure on construction of work in progress, proceeds from long-term borrowing, proceeds from short-term borrowings, opening cash balance and closing cash balance. Yes. चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये इतना सिंपल सम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा टाइम लगाओ, इन्वेस्ट करो। ओके आई गिव यू अराउंड 10 minutes ऑफ टाइम, प्लीज प्लीज वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, कम ऑन। यस डन, हो गया। Sir, doing. ओके या just check it out, I will be doing this problem. Cash from operating activity, cash from investing activity, and cash from financing activity. Cash generated during the year, opening cash balance, closing cash balance. तो now नेट प्रॉफिट, जनरली हम लोग डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट इज 37,500, डिविडेंड पेड। सर डिविडेंड पेड हम लोग पीएनएल में ऐड तब करते थे अगर हम डिफरेंसेस लेते थे। एक्चुअली डिविडेंड तो नेट प्रॉफिट के बाद आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिविडेंड पेड इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 37,500, तो उसमें रिवर्स इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे आएगा। लेट मी टेल यू, इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। मैं यहीं पे लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे 2 कॉलम करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था। ओके देन provision for tax, yes this is net profit after tax, since it is net profit after tax यानी इसके अंदर प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूड है। प्रोविजन से मेरा प्रॉफिट घट गया तो मैं एड बैक करता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 7,500। देन इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कभी हम पीएनएल में लिखते नहीं है। इनकम टैक्स पेड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आता है टैक्स पेड। नेगेटिव में कितना है? 6372। देन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया तो मैं ऐड बैक करता हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना? 60। लेकिन दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि मैंने कोई असेट बेचा है जिसका WDV होना चाहिए। अगर मैंने उसको बेचा है तो मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और वो लॉस कितना हुआ है? 60। बेचा है तो दैट मीन देयर शुड बी सेल ऑफ असेट फॉर श्योर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कहीं ना कहीं तो देना चाहिए। तो देखो इमीडिएटली लॉस ऑन सेल ऑफ असेट के नीचे बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड, तो बुक वैल्यू मतलब WDV जो असेट बेचा है वो था 277.5। मैंने 277.5 का असेट 60 रुपीज लॉस में बेचा। 277.5 का असेट 60 रुपीज लॉस में बेचा, तो डोंट यू थिंक मैंने कितने में बेचा रहेगा? करेक्ट है ये 217.5। गिव मी एन आंसर वेदर यू गॉट इट और नॉट। करेक्ट। तो यहाँ पे सेल ऑफ असेट में आना चाहिए 217.5। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज उसने मेरे प्रॉफिट्स को कम किया, तो यहाँ पे वापस आ जाएगा 30,000। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया तो मैं लेस कर दूंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कितना 150। ये इंडिकेशन है कि मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 150। उसके बाद इमीडिएटली बोला है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड यानी उसका कॉस्ट है 41,647.5। तो अगर मैंने ये 150 प्रॉफिट में बेचा तो कितने में बेचा रहेगा? डोंट यू थिंक दिस प्लस दिस, तो मैंने उसको बेचा रहेगा 41,797.5। ये वैल्यू जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 41,797.5। हैव यू गॉट इट? समझ रहा है? क्या समझ रहा है सबको? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। थैंक यू सोनल, अमित, आकाश, रुचि, देन सुमन। थैंक यू सुमन। ओके या आई प्रोसीड अहेड देन। सर इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कितना है? इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 3759, और वो यहाँ से माइनस होना चाहिए क्योंकि इनकम उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ाया, कम करूंगा 3759, और यहाँ पे आना चाहिए इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 3759। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस है और इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिए, मुझे समझा नहीं इसका क्या करूं मैं। यस प्लीज बोलो। हाँ बोलो सोनल, आप कुछ बोल रहे थे। कैन यू प्लीज? सर वो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ वो एक्सपेंस तो दैट विल बी ऑन P&L। तो नंबर बताइए, मुझे समझ नहीं रहा है। $15,000 और वो है 15,780। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 15,000। सर 780 expenses and interest will be 15,000. द राइट आंसर इज, मैं P&L में 15,000 दिखाऊंगा क्योंकि इट इज कितना पे किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना करंट ईयर का एक्सपेंस है वो इम्पोर्टेंट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 15,000 लिखना चाहिए, लेकिन पेइंग इंटरेस्ट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितना पे किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
कितना करंट ईयर का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने पे किया ज्यादा 15,780, तो यहाँ पे नेगेटिव 15,780 आना चाहिए। ऐसा हो सकता है या तो 780 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा इसलिए हमने अभी पे किया, या हमने एडवांस में पे किया, जो भी हो ऐसा क्लियरली दिखाई देगा। तो इसका इम्पैक्ट ऐसा था कि पीएनएल में 15,000 दिखाना था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -15,780 दिखाना चाहिए। क्या आपको समझा है? Difference is either outstanding of the previous year or advance of the advance in the next year. Hello, is that very clear? Yes, sir. Thank you. Increase in working capital ये बाद में हम देख लेंगे। ओके, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो ना आओ, ये हो गया है तो इसका सम कर दीजिए प्लीज। तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, cash from operating activity before changes in working capital। तो वर्किंग कैपिटल में क्या है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब डिक्रीज इन कैश। कितना? -84,112.5। तो मेरा हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2038.5। तो ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। Okay. Tax paid is this much. तो मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दिस माइनस दिस, so that comes to 4,333.5 negative। देन सिमिलरली मुझे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। ऐड कर देता हूँ ये सब चीज। और ये भी मिल, ओ आई मेड अ मिस्टेक, आई थिंक मैंने घाई किया, पूरा मैंने सब खत्म नहीं किया ना। परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट यहाँ पे आएगा। परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट इज 21,840। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज नेगेटिव होना चाहिए, कैश आउटफ्लो है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर नेगेटिव 5,775। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें भी आपका पैसा गया 69,480। देन प्रोसीड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे पैसा हम लोग ने कितना खरीद लिया है 38,970। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 30,862.5। and now opening balance is 11। तो मैं यहाँ से तो ओपनिंग बैलेंस इज 11032.5 and 2569.5। तो चलो
cash from financing activity. ये सब हम कंप्लीट कर देते हैं. तो सब मिल जाएगा. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. चलो ये तीनों वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं. दिस प्लस दिस प्लस दिस. सो नाउ चेक करते क्या टैली हो गया. अब ये टैली हो गया कि नहीं कैसे पता चलेगा? सर -13, जरा चेक करो क्या ये टैली हो रहा है? 13,602 and 11,032.5. इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं. And 2569.5. Yes, it gets tallied. I am correct. क्या पूरा सम समझा है? हेलो, पूरा सम समझा है? It was one of the crucial. Yes, sir. Yes, great. So, in the next session, we will start with direct method.